हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं पॉलिटी के सेशन में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। एक्चुअली हुआ क्या कि हमारा प्लानिंग ऐसा रहता है कि हम लोग हर वीक एटलीस्ट 1 या 2 पॉलिटी के वीडियोस डालें, बट लास्ट 3-4 हफ्ते से ऐसा हो गया कि हमारा स्केड्यूल बहुत ही बिजी था एंड एनटीपीसी का भी बैचेस हमारा शुरू हो रहा था, ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस। देन असम टेट कम रिक्रूटमेंट, उसका भी बैचेस हमारा शुरू होने ही वाला है अभी, ऑनलाइन बैच। तो इन सब के चलते हम लोग थोड़ा सा इन सब के सेटअप में बिजी हो गए थे। अब थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ है तो हम लोग फिर से वापस आ रहे हैं एंड अब से ये कंटिन्यूअस चलेगा, क्योंकि इस वीक से ये शुरू हो गया, अब ये पूरा कंटिन्यूअस चलेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली पॉलिटी का, जहां पे हमने लास्ट सेशन में छोड़ा था। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 4 का पार्ट 2। वैसे तो देखो सिटीजनशिप यानी जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो उसमें तो कुछ खास ऐसा था नहीं, हमने थोड़ा बहुत आर्टिकल्स देखा। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स में चले जा सकते थे, बट ये जो सिटीजनशिप वाला पार्ट है, इसमें आज आर्टिकल्स का तो डिस्कशन नहीं होगा, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज बेसिकली यूपीएससी एंड एपीएससी में पूछा जाता है, ज्यादातर यूपीएससी में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के एग्जामिनर का, ये जो सिटीजनशिप वाला पार्ट है। तो चलिए हम लोग बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सो सबसे पहले आप देख लो, जस्ट ए मिनट। ओके, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो ये जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत ही बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं जिनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले रहेंगे। ओके, इट प्रोवाइड्स फॉर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट जब से हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चीजें लिखी गई थी, जितना भी हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो जब से लागू हुआ है तब से ये वाला एक्ट अप्लाई होगा। ओके, तो ये क्या बोलता है? ये एक्विजिशन और लॉस के बारे में हमको एडुकेट करता है, ज्ञान देता है। एक्विजिशन यानी आप कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो, कैसे एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप इंडिया में, और कैसे गवा सकते हो, कैसे खो सकते हो, क्या क्या चीज करने से, या आप अपने मन मर्जी से कैसे आप खो दोगे अपना सिटीजनशिप। ठीक है, ओके, तो देखते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन कैसे ले सकते हो आप सिटीजनशिप? बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे चीजों को। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, वो है ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। ठीक है, तो आपने सुना होगा इसके बारे में, एक मूवी है बेसिकली। तो यहां से आपको आ जाएगा ये बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, नेचुरलाइजेशन, राइट। ओके, और लॉस कैसे आप गवा दोगे अपना सिटीजनशिप? रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल में। ठीक है, तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रीवेशन। ठीक है, तो हो गया, इतना हमने जान लिया। अच्छा, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है, बेसिकली इसको बहुत बार अमेंड भी किया गया है, क्योंकि चेंजेस जरूरी है। ठीक है, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, बहुत सारे नए नए सिचुएशंस उभर के आएंगे, तो सिचुएशनल चेंजेस बहुत सारे यहाँ पे किए गए। ठीक है, ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, थोड़ा एक आइडिया लग गया होगा कि कब शुरू हुआ, क्या क्या मतलब अमेंडमेंट कब कब हुआ, एंड मोटा मोटा क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे इसमें। ओके, एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन पहले देखेंगे। 5 तरीके से आप सिटीजनशिप ले सकते हो। तो कैसे कैसे ले सकते हो? बाय बर्थ। ओके, बाय बर्थ। तो बाय बर्थ आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो? यहाँ पे लिखा गया है, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया, मैं उस साइड से जाके पढ़ता हूं। ओके, अ person born in India on or after 26 January 1950 but before July 1 1987। तो अगर कोई इंसान इन इस डेट के बीच में, इस पीरियड में इंडिया में जन्म लेता है, ठीक है, इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, उसको बाय बर्थ ही
इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगा इन द सेंस वो एलिजिबल हो जाएगा लेने के लिए। अब वो लेगा नहीं लेगा उसका बात है, बट हाँ वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा या गवर्नमेंट उसको मान लेगी, राइट। फिर अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए तो वो अलग इशू है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट उसका पेरेंट्स का जो नेशनलिटी है, पेरेंट्स कौन से देश से बिलोंग करते हैं, इस चीज को मतलब मद्देनजर नहीं रखा जाएगा, इस चीज को ध्यान में नहीं रखते हुए इस इंसान को सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा, या आप बोल सकते हो सिटीजनशिप लेने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, राइट। डेट याद कर लेना 26 जनवरी 1950 एंड जुलाई 1 1987। नेक्स्ट, अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर दिस डेट, अगर इस डेट के बाद कोई जन्म लेता है, इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, दोनों में से कोई एक पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है, यानी दोनों पेरेंट्स में से कोई एक अगर इंडिया का सिटीजन हो उसके जन्म के टाइम पे। अब ये चीज कब बोला गया, ये चीज अमेंडमेंट जो हुआ था 1986 में, तब इस चीज को लागू किया गया था, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, फर्दर दोज हु बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर December 3, ठीक है, दोज हु बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर December 3, 2004 are considered citizens of India only if both of their parents are citizen of India। जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उनको सिटीजनशिप तभी मिल पाएगा, या वो लोग सिटीजनशिप के लिए तभी एलिजिबल होंगे अगर उनके दोनों के दोनों पेरेंट्स, यहाँ पे तो इधर था, अगर यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों पेरेंट्स अगर इंडियन है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब मिला हुआ है, सिटीजनशिप मिला हुआ है उनको, या फिर इसमें एक बात है, किसी एक को मिल सकता है, ठीक है, और वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। जन्म के टाइम पे इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब ये बोला गया अमेंडमेंट 2003 में। अब इलीगल माइग्रेंट मतलब कैसा है, देखो, अगर वो 2003 आई मीन दिसंबर 3 2004 के बाद अगर जन्म ले रहा है तो या तो उसके दोनों के दोनों पेरेंट्स को इंडियन सिटीजनशिप मिला हुआ होना चाहिए, दोनों के दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजनशिप होने चाहिए पहले से, या फिर कोई एक इंडियन सिटीजन है, दूसरा अगर इंडियन सिटीजन नहीं है, बाहर से आया हुआ है तो इलीगली नहीं आया है, प्रॉपर वीजा पासपोर्ट पूरा लेके, पूरा ऑथेंटिक मतलब तरीके से, एकदम गवर्नमेंट को पता है कि वो इंसान यहाँ पे आया है, ठीक है, तो इस तरीके से वो इंडिया में आया हुआ होना चाहिए। ऐसा हो ही सकता है कि बाहर से कोई आया, एकदम लीगली आया इंडिया में, फिर उसका इंडिया के किसी के साथ शादी हो गया, फिर उनका बेबी हो गया, तो वो बेबी अगर 2004 दिसंबर 3 2004 के बाद उसका जन्म हो रहा है तो उसको ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा अगर वो एलिजिबल होना चाहता है कि उसको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए या नहीं, ठीक है। ओके, द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया एंड एनिमी एलियंस कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ, ठीक है, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि फैमिली भी तो रहती है ना, अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स कोई एम्बेसी है, अमेरिकन एम्बेसी, जापानीज एम्बेसी अगर इंडिया में है, वहां पे डिप्लोमेट्स अगर काम कर रहे हैं, जापान वाले लोग अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो फैमिली के साथ भी यहाँ पे रहेंगे, तो उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, भले ही उनका जन्म अगर यहाँ पे हुआ भी है तो, राइट। और एनिमी एलियंस को नहीं मिलेगा। एनिमी एलियंस मैंने लास्ट सेशन में बताया था, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस वो कंट्रीज है जिनके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, जिनके साथ हमारी जमती नहीं है, राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब बेसिकली है फैमिली लीगेसी। फैमिली लीगेसी, आपके जो एंसेस्टर्स है, एंसेस्ट्रल लीगेसी क्या है आप लोगों का, ठीक है, वो है। तो देखो, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26 1950 बट बिफोर December 10 1992 is a citizen of India by descent if his father was a citizen of India at the time of his birth, ठीक है। तो इन दोनों डेट्स के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है इंडिया के बाहर तो क्या वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा? तभी कहलाएगा अगर उसके पापा इंडिया के सिटीजन है। अब ये जो रूल है, ये रूल बहुत मतलब जेंडर बायस्ड है, तो इसीलिए बाद में इसको चेंज करके क्या कर दिया गया,
अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और बिफोर on or after January 10, 1992 is considered as a citizen of India if either of his parents is a citizen of India, if either of his parents is a citizen of India. अच्छा, मैंने दो बार लिख दिया ये लाइन, ठीक है. इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है. थोड़ा सा यहाँ पे डेट का भी चेंज किया गया है एंड इस रूल को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, राइट. ओके. December 3, 2004 onwards, a person born outside India shall not be a citizen. अच्छा, यहाँ पे ना एक ये चीज थोड़ा सा गलती है, ये तो बिफोर ही होगा ना, ये बिफोर होगा क्योंकि अब मैं जैसे ही ये पढ़ा तो ये तो आफ्टर वाला है, तो ये आफ्टर नहीं होगा ना. यहाँ पे जो है बिफोर दिस, यहाँ पे भी वही है. इन दोनों रूल में कोई और चेंजेस नहीं है, डेट्स वही चीज है, डेट्स वही है, बस क्या है कि जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है. पहले सिर्फ फादर को प्रिविलेज दिया जा रहा था, अब बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स को प्रिविलेज दिया जा रहा है. ओके. अगर दिसंबर 3 के बाद ऑनवर्ड्स, ठीक है, दिसंबर 3, 2004 ऑनवर्ड्स, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अनलेस, जब तक unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of birth or with the permission of the central government after the expiry of the said period. ठीक है. अगर दिसंबर 3, 2004 के बाद किसी बच्चे का जन्म इंडिया से बाहर होता है, उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा. बट कैसे मिल सकता है, मतलब इस तरीके से तो नहीं मिलेगा, ठीक है, बट कैसे मिल सकता है, अगर इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में 1 साल के भीतर आप रजिस्ट्रेशन करवा दो बच्चे के जन्म का, और अगर आप भूल गए 1 साल के अंदर करवाना तब भी मिल जाएगा, बट आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा वो चीज, ठीक है. कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल आस्क यू सम क्वेरीज कि 1 साल तक आप कहाँ थे, क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा झोल होता है इन सब में. ये सब चीजें जितना पढ़ने में आसान लग रहा है उतना ये इजी है भी नहीं, बिकॉज आजकल तो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि बाहर से बहुत इन्फिल्ट्रेशन होता रहता है, राइट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के साथ कैसे आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो. ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एनी पर्सन इफ ही बिलोंग्स, ठीक है, इफ ही बिलोंग्स, फिर आगे है यहाँ पे, बट ये क्या होगा, नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट. इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, राइट. इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए. ओके. तो क्या क्या है देखो, ordinarily resident in India for 7 years. If he belongs ordinarily resident in India for 7 years. वो 7 साल तक रह चुका है इंडिया में, कंटिन्यूअस 7 साल तक इंडिया में रह चुका है. देखो ये 7 साल क्यों फिक्स किया गया, ये एक्सपीरियंस के तौर पे फिक्स किया गया है. इसका मतलब अभी आपको ऐसे ही मान लेना पड़ेगा कि सिस्टम में जो है वो हमको मानना है. मतलब अगर आपका ट्रैफिक में चालान काटता है कोई 2000 रुपए का चालान है, तो आप उस पर ऐसा क्वेरी नहीं कर सकते कि ये 2000 क्यों है, 1800 क्यों नहीं है, या 2200 2100 क्यों नहीं है, ठीक है. तो ये जो 7 साल है इसका कुछ खास रीजन नहीं है कि ये 6 साल क्यों नहीं है या 8 साल 10 साल क्यों नहीं है. ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो फ्रेमर्स है उन्होंने ये लिखा हुआ है, क्योंकि उनको भी एक भरोसा तो होना चाहिए ना कि आप इंडिया में रह रहे हो. ऐसा नहीं कि आप 2-3 साल रह के चले गए, 7 साल तक रहो, हमको भी एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आप सच में इंडिया का सिटीजनशिप चाहते हो, ठीक है, इस देश में रह के काम करोगे आप, राइट. ओके. तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years. ओके. उसके बाद क्या है, पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years. अगेन वही बात है, अगर आप किसी इंडियन सिटीजन से शादी भी करते हो तब भी आपका जो पीरियड है इंडिया में, जो स्टेइंग पीरियड है वो 7 साल का होना चाहिए. ओके. रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर. तो ओसीआई क्या है, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए समझ लो, अगर आपके पास ओसीआई का कार्ड है 5 साल तक का, ठीक है, तब आप क्या करो, इंडिया में आप बस 12 महीने रहो एंड देन आप एक एप्लीकेशन डाल दो, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी.
समझ में आ गया? अगर आपके पास OCI का कार्ड है 5 साल तक के लिए, 5 साल से आप उस कार्ड को होल्ड करके रखे हुए हो, आपके पास है वो कार्ड, तो आप फिर 12 महीने रहो एंड देन हो जाएगा आपका काम, राइट? नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी क्या है? जैसे मान लो पौंडीचेरी है, तो पौंडीचेरी एकदम स्टार्टिंग में इंडिया का पार्ट नहीं था। जब इंडिया ने एक्वायर कर लिया पौंडीचेरी, तो वहां के जो लोग हैं उनको तो सिटीजनशिप देना ही पड़ेगा, वो भी इंडियंस कहलाएंगे, इंडियंस हो गए, तो उनको सबको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा, वो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, नेचुरलाइजेशन। अब बेसिकली देखो, नेचुरलाइजेशन जो प्रोसेस है वो मेनली ना मतलब एमिनेंट लोगों के लिए, मतलब ऐसे किसी भी के लिए भी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, बट जनरली ये देखा गया कि ये एमिनेंट लोगों को ही दिया जाता है। अब देखो, कोई दूसरे देश का है तो वो अपने कंट्री का सिटीजनशिप छोड़ चुका है या छोड़ देगा, मान लो, ठीक है, वो इंडिया में आके सेटल होना चाहता है, वो बहुत ही एक बड़ा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है या इंजीनियर है, तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट विल वेलकम हिम। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, सारा प्रोसेस एकदम हड़बड़ी में जल्दी जल्दी से करके एक दिन में उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है? और उसको सिटीजनशिप मिलने के साथ साथ उसका जो उस देश वाला सिटीजनशिप है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? तो on an application, grant a certificate of naturalization to any person, again not being an illegal migrant नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे आपने देखा कि ये वाला जो प्रोसेस है ये एमिनेंट पर्सनैलिटीज के लिए है, बट उन एमिनेंट पर्सनैलिटीज को भी कुछ कुछ रूल्स यहाँ पे या कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। अब क्या क्या होगा जिससे उनको भी नहीं मिल सकता, ये चीज देख लेते हैं, या क्या क्या जिनसे उनको मिलेगा। नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन। यानी कोई भी इंसान अगर ऐसा आता है जिसको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप चाहिए, मान लो वो कोई एमिनेंट डॉक्टर ही है, साइंटिस्ट ही है, तो वो ऐसे किसी कंट्री से नहीं होना चाहिए जहां पे इंडियंस को भी सिटीजनशिप देने से डिनाई करते हैं। अगर वो ऐसे किसी कंट्री से है जहां पे इंडियन को सिटीजनशिप देने से डिनाई किया जाता है, तो हम इंडियंस भी, इंडियन गवर्नमेंट भी उस कंट्री से आए हुए किसी को सिटीजनशिप क्यों देगी, राइट? ओके, ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ ओरिजिन कंट्री, उसका ओरिजिन कंट्री का सिटीजनशिप उसको छोड़ना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा, इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड, ठीक है? रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया में रहेगा या इंडियन गवर्नमेंट का ही सर्विस करेगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ओके, उसका कैरेक्टर गुड कैरेक्टर होना चाहिए, चलो ये तो सिंपल सा बात है। एडुकेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में टोटल कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। तो 8th शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज लिखे गए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनमें से उसको एक आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, आपका यहाँ पे एक होमवर्क है कि मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो एक्विजिशन है वो खत्म होता है। अब लॉस, कैसे कैसे किन किन तरीकों से आप अपना सिटीजनशिप गवा सकते हो, खो सकते हो, ठीक है? तो ये क्या था? आरटीडी, रहना है तेरे दिल में, तो सबसे पहले रिनंसिएशन, फिर टर्मिनेशन, फिर डिप्रीवेशन, ठीक है? ओके, रिनंसिएशन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, कोई भी इंडियन सिटीजनशिप अपने होशो हवास में, अपना सिटीजनशिप त्याग दे सकता है, ठीक है? बट इफ सच अ डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग ए वॉर इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, its registration shall be withheld by the central government। अगर मान लो वार का टाइम है, वार का माहौल है, और तब कोई इंसान अपना सिटीजनशिप रिनाउंस करता है, तब उसको विदहोल्ड कर दिया जाएगा, बोलेगा रुको, वार का सिचुएशन खत्म होने दो, उसके बाद हम लोग इस पे आपके एप्लीकेशन पे विचार करेंगे। क्योंकि समझो ये चीज क्यों किया गया कि मान लो किसी एक इंसान है, कोई एक इंडिया का सिटीजन है, उसने एनिमी के साथ हाथ मिला लिया, किसी भी कोई आप कंट्री ले लो, पी ले लो, सी ले लो, ठीक है? एनिमी के साथ हाथ मिला लिया एंड उसके मतलब उनको कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दिया, एंड फिर उसके कुछ महीने बाद वो बोलता है कि मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मैं जाना चाहता हूँ,
एंड इस बीच में क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, वार शुरू हो गया। तो फिर इंडियन अभी अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको ग्रांट कर देती है, उसकी एप्लीकेशन ग्रांट कर देती है, तो वो बाहर के किसी देश में जाके सिटीजनशिप ले लेगा, तो वो अभी इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहा, इंडियन सिटीजन नहीं रहा। एंड बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इसी आदमी ने झोल किया था, तो उसको पनिशमेंट कैसे देगी, वो तो अभी बाहर के देश का सिटीजन हो गया। तो लॉज बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अगर बाहर के किसी सिटीजन के ऊपर कोई आपको कुछ कार्रवाई करनी है। तो जब तक वो अपना सिटीजन है बस आप नॉर्मली आराम से कर सकते हो सब कुछ। तो इसीलिए वार के टाइम में विदहेल्ड कर दिया जाता है, राइट। वरना तो कोई इशू नहीं है, आप जाओ, आपको इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करना है, छोड़ना है, आप जाओ, कमी थोड़ी ना है अपने देश में। इसी एक चीज में तो हम लोग आगे हैं, हम लोग चाइना से भी आगे हैं इसमें। आप सोचो कि कोविड में जहां पे बहुत सारे कंट्रीज की पॉपुलेशन आधी हो गई थी, हमारी बढ़ रही थी भाई, तो इसी में हमारा एक्सपर्टीज है, क्या ही बोल सकते हैं अब। ओके, व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप, every minor child of that person also loses Indian citizenship. However, when such a child attains the age of 18, he may resume Indian citizenship. अगर जो इंसान इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है या छोड़ देता है, उसके जितने भी माइनर डिपेंडेंट्स रहते हैं या बच्चे रहते हैं, उनका भी सिटीजनशिप उस मोमेंट पे चला जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स का सिटीजनशिप चला गया तो उसका भी चला जाएगा। बट वो बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो उसको एक बार पूछा जाता है कि आप इंडियन सिटीजनशिप बने रहना चाहते हो, इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हो, इंडियन सिटीजन बने रहना चाहते हो, या अभी आप जिस देश में हो वहीं पे रहना चाहते हो। तो वो अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करता है वो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, टर्मिनेशन क्या है? व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली, मतलब कॉन्शियसली, नोइंगली एंड विदाउट ड्यूरेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्शन, किसी के जबरदस्ती करने पे नहीं, वॉलंटरीली खुद से ही acquires the citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminates. This provision, however, does not apply during a war in which India is engaged. Again, war वाला बात आ गया यहाँ पे, यानी अभी मैं एक इंडिया का सिटीजन हूँ, अभी मैं मान लो 2 साल के लिए अमेरिका में गया काम करने के लिए, ठीक है, बट मुझे लगा कि मैं अमेरिका का सिटीजनशिप ले लेता हूँ। अगर मैंने वहां पे सिटीजनशिप ले लिया, ऑटोमेटिकली मेरा इंडिया वाला सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा। बट ये वार के टाइम में कैंसिल नहीं करेंगे। वार के टाइम में क्यों कैंसिल नहीं करेंगे, आपको रीजन मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्रीवेशन, ठीक है, डिप्राइव करना, आपको हटाना, यू विल बी डिप्राइव ऑफ द बेनिफिट्स। कब होगा ये? इट इज कंपल्सरी टर्मिनेशन, टर्मिनेट किया जा रहा है, कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद टर्मिनेट करेगी आपकी सिटीजनशिप। क्यों करेगी? इफ द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर आपने इंडिया का सिटीजनशिप फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया हुआ है, यानी स्टार्टिंग में जब आपने सिटीजनशिप लिया तब तो ठीक है, चलो इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट बाद में जाके डॉक्यूमेंट्स जब क्रॉस चेक हुआ तब पता चला कि आपने फ्रॉड किया है, तो चला जाएगा। द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हालांकि कोई रूल नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीजें हम लिखी गई है, अगर हम लोग उस पर कायम नहीं रहते हैं, बहुत ही मतलब उल्टा सीधा काम करते हैं, तो भी हमारा सिटीजनशिप जाने का चांसेस है, विल बी डिप्राइव ऑफ दैट। द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी ड्यूरिंग वार, अगर किसी सिटीजन ने कोई इंफॉर्मेशन दिया है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दिया है, कम्युनिकेट किया है एनिमी के साथ वार के टाइम पे, तब उसका सिटीजनशिप चला जाएगा। भाई इसमें सिटीजनशिप जाने का क्या है, पहले तो उसको NIA, IB, रॉ उसका जीना हराम कर देगी, सिटीजनशिप बात ही क्या है इसमें, ठीक है, सिटीजनशिप तो मामूली चीज है। द सिटीजन हैज विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स। देखो, रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन से आपने अगर सिटीजनशिप लिया है, ठीक है, उसके बाद 5 साल के अंदर, उसके बाद सिटीजनशिप लेने के 5 साल के अंदर अगर आप किसी कंट्री में जाके कोई क्राइम कर लेते हो एंड आप 2 साल के लिए इम्प्रिजन जेल में रहते हो, तो आपका सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूअसली, अगर कोई इंसान 7 साल से ज्यादा अगर बाहर रहता है तो भी उसका सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे हमारे तो बहुत सारे रिलेटिव 7 साल से ऊपर हो गए रह रहे,
ठीक है, बट वो तो मतलब उनका तो सिटीजनशिप कैंसिल नहीं हुआ। देखो 7 साल से ऊपर आप कंटिन्यूअस रह रहे हो विदाउट इन्फॉर्मिंग योर गवर्नमेंट, तब क्या होगा, आपका सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया जाएगा। बट जैसे हमको वीजा मिलता है तो टूरिस्ट वीजा मिलता है, स्टूडेंट वीजा मिलता है, वर्किंग वीजा मिलता है, तो मैं काम करने के लिए गया और मैं अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में काम कर रहा हूँ, 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, तो बट मैं हर साल या हर 2-3 साल में मैं इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट में जाके मैं अपना वीजा रिन्यू करवा रहा हूँ। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल मत करो, मुझे चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, उसको रखो। यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरा वर्किंग वीजा जो है वो मैं रिन्यू करवाता रहूंगा बस। और अगर कुछ भी बिना इंफॉर्मेशन दिए आप 7 साल कंटिन्यूअस हो जाता है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप सिटीजनशिप का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझा पाया होगा। ठीक है, अगर आपको ये सेशन और वीडियो पसंद आया सच में, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड मैं एनटीपीसी का डेली एक एक शॉर्ट दे रहा हूँ, एंड टिल एग्जाम दूंगा तो एग्जाम तक करीबन 200-250 शॉर्ट्स बन जाएगा, यानी 200-250 क्वेश्चन कम नहीं होता है, प्रैक्टिस के लिए बहुत है। इससे आपका 50% एनटीपीसी का 50 से ज्यादा परसेंट, मान लो 70-80% आपका एनटीपीसी का सिलेबस उसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन, पॉलिटी का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट कर देना। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है या कुछ भी दिक्कत है एंड अगर कुछ भी मोटिवेट करना है तो यू आर टू मच वेलकम, तो जरूर से आप कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड, साइनिंग ऑफ एवरीवन।